एक समय की बात है। एक बहुत खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम था कलंदर। वह उस राज्य के राजा के लिए कर जमा करने का काम करता था और उसी राज्य में रहता था। उसका काम राजा के लिए कर जमा करना था। कलंदर जिस चीज को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से कर लेने के नियमों को बदल देता और कर के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता। सभी लोग ध्यान से सुनो, राजा ने इस महीने से कर में बढ़ोतरी कर दी है। ये तो हर महीने का है। आप तो हर तरह की चीज पर कर बढ़ा देते हो। ये मेरा नहीं, राजा का आदेश है जिस पर हम सबको सहमत होना होगा। वैसे भी कौन सा ऐसा महीना गया है जो आप बिना कर लिए हुए यहाँ से निकले हो? कलंदर अपने मन में सोचता है, अगर कर नहीं लिया तो अपना घर कैसे भरूंगा? राजा के यहाँ नौकरी इसीलिए तो की थी। अब आप कर में क्या लोगे? जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल इत्यादि। धीरे धीरे कलंदर के लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का किसान रहता था। राघव का एक बेटा था, विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। यही सोचते हुए वो घर से निकलकर अपने पड़ोस के चाय वाले के पास गया। वहां पर उसके दोस्त बैठे थे और चाय पी रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उनके बीच कलंदर की बात शुरू हो गई। कलंदर के बारे में पता चला, उसने फिर कर बढ़ा दिया है। हाँ, जब देखो कुछ न कुछ ले जाता है कर के नाम पर। अरे यार, हम क्या कर सकते हैं जब राजा उसे पूरा सहयोग करता है। और उधर पास ही विशाल भी गुजर रहा था। उसने गांव वाले और अपने पिताजी की बात सुन ली थी, तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना। उसने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी न किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता है। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से कर वसूल रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से कर वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ, अभी आया हूँ और मुझे ये पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना कर देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, अब मेरे पास बस ये जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर बड़ा खुश हुआ। आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वो कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वो पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वो सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये एक जादुई पेड़ है? क्यों नहीं, जरूर।
विशाल ने सोचा, क्यों ना इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, जिससे ये कलंदर बिना सोचे ही यकीन कर ले। इस पेड़ का अगर कोई एक पत्ता खाता है या अपने माथे पर रख लेता है तो वो दिखाई नहीं देता है। खाकर देखो, आप दिख जाओ अगर किसी को तो बोलना। ठीक है, खाकर देखते हैं। बताओ, हम दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ये पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ते हुए अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती क्या मैं तुमको? अंधी नजर आती हूँ? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें देख पाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। वह फिर कमरे में गया, फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर उसे अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास गया। फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनसे कर न मांगने लगे। लेकिन गांव वालों के कुछ भी न कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सचमुच ही जादुई है। फिर उस दिन के बाद उसे जो चीज पसंद आती वह उठा कर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े उठा लाता। सब उसे ऐसा करते देखते पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन वह लालची कलंदर यह समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि सजे हुए हैं। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्गी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया, जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बातें कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसे पागल आदमी को हम कर वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और
और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने विशाल को महल में बुलाया और उसे उसकी बुद्धिमान होने का सबूत मांगा। तुम ही विशाल हो जिसने कलंदर को पूरे गांव वालों के सामने नंगा करके घुमाया? जी महाराज। तो तुमको एक और परीक्षा देनी होगी, जिससे हमें भी तुम्हारी बुद्धिमानी देखने को मिले। बोलिए महाराज, क्या करना होगा? तुम एक काम करो, ये 2 माला रखी है, एक असली फूलों की है, एक नकली फूलों की। अगर तुम इन दोनों में से कौन सी असली है और कौन सी नकली है, ये बिना छुए और पास आए बता पाओगे। अगर तुमने सही बताया तो हम तुम्हें राज्य का नया कर अधिकारी नियुक्त कर देंगे। विशाल माला देखकर दोनों मालाएं एक जैसी लग रही थीं और उसे लग ही नहीं रहा था कि दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं। मगर असली पहचान के लिए उसने कुछ देर सोचा और कहा, आप अपनी खिड़की खुलवा दो। राजा सैनिकों को खिड़की खोलने को बोलते हैं। खिड़की खोल दो। बाहर एक मधुमक्खी फूलों के बगीचे में फूलों पर थी। वो सीधा उड़कर असली फूलों की माला पर आकर बैठ गई। महाराज, यही है असली फूलों की माला। राजा सोच में पड़ गया था। इसने तो माला को छुआ भी नहीं था, इसको कैसे पता चला कि ये माला असली है? उसने विशाल से पूछा। तुमको कैसे पता चला कि ये असली माला है? ये बहुत ही आसान था। कैसे? हमें भी समझा सकते हो? आपकी जो खिड़की है वो आपके बगीचे के बिल्कुल पास में है। आपके बगीचे में फूल लगे हैं और उन पर मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं। उसी तरह जो असली फूल होता है उस पर मधुमक्खी बैठ जाती है। मैंने भी वही सोचकर आपको खिड़की खोलने को कहा। जिस तरह से मधुमक्खी बाहर से आ गई और असली माला पर आकर बैठ गई है। तुम तो सच में बहुत होशियार हो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही कर वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्यायपूर्वक गांव में कर वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी।